में आप सभी का स्वागत है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 3 नगरपालिका चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। तीनों जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। हिसार के उकलाना, रोहतक के सापला और रेवाड़ी के धारू हेड़ा में निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी जो है वो विजेता घोषित किए गए हैं और उकलाना नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी सुशील साहू की जीत हुई है, जबकि बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सोनी चुनाव हार गए। वहीं सापला में चेयरमैन पद पर बीजेपी प्रत्याशी सोनू को निर्दलीय पूजा ने बड़े अंतर से हराया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के सिंबल पर, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ी थी। धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव के चेयरमैन पद के लिए जो निर्दलीय प्रत्याशी थे कंवर सिंह, उन्हें जीत मिली है। वहीं अंबाला नगर निगम चुनाव में शक्ति रानी, उन्हें यहां पर जीत मिली है मेयर पद के लिए। उन्होंने भाजपा की उम्मीदवार डॉक्टर वंदना शर्मा को हराया है और शक्ति रानी को 37,604 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की वंदना शर्मा को 29,520 वोट मिले हैं। कांग्रेस चौथे नंबर पर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी मीना अग्रवाल को 13,797 वोट ही मिले हैं। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी इन निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर के? देखिए, ताजा जानकारी यही है कि सारी स्थिति साफ हो चुकी है। लगभग थोड़े बहुत जो काउंटिंग है, मेन जो बात करें नगर निगम मेयर का जो पंचकुला जो नगर निगम है उसके काउंटिंग अभी जारी है। 21-22 जो है जी का चुनाव परिणाम आ चुका है और टोटल 32 के करीब जो है वो काउंटिंग अभी टेबल काउंटिंग होनी बाकी है। तो बीजेपी उसमें अब चल रही है। लगभग 4100-4200 की लीड जो बीजेपी प्रत्याशी हैं कुलभूषण गोयल वो बनाए हुए हैं। और वहीं बात करें अंबाला की, तो शक्ति रानी शर्मा, जो विनोद शर्मा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने भी वहां पर विजयी रही है। और जबकि बीजेपी का वहां पर सिटिंग एमएलए है असीम गोयल, उसके बावजूद भी बीजेपी वहां पर अपना जो कमल है वो नहीं खिला पाई। वही बात करें सोनीपत की, जो कि सोनीपत पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ माना गया है और फिर एक बार अपना गढ़ जीतने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब रहे। कांग्रेस ने वहां पर अपना प्रत्याशी को जितवा लिया। कहीं या सीधे तौर पे कहें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना प्रत्याशी को वहां पर विजय प्राप्त करवाई है। और जो पूरा अगर आंकलन करें तो बीजेपी को भारी नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि जो शहरी जो वोटर है, जो कि बीजेपी का पेट माना जाता है, उसने इस बार बीजेपी को वोट ना करके कहीं निर्दलीयों को या कहीं कांग्रेस को या अन्य जो प्रत्याशी खड़े थे उनको अपना मत दिया है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से 7 सीटों पर ये चुनाव थे, जिसमें से 3 मेयर पद के लिए थे, और अगर बात की जाए नगर परिषद की, तो नगर परिषद में कहीं ना कहीं बीजेपी को रेवाड़ी में जीत मिली है। लेकिन अगर नगर पालिकाओं की बात की जाए तो सुपड़ा साफ कर दिया है सभी का। तो बिल्कुल, देखिए यहाँ पर नगर पालिकाओं में तीनों जो मेयर पद हैं वो निर्दलीय जीत के आए हैं सामने। ना उन्होंने बीजेपी को बिल्कुल ही नकार दिया, और अगर सीधे तौर पे कहें तो जेजेपी बीजेपी जो गठबंधन सरकार है उसको नकारा है, साफ तौर पे ये कहा जा सकता है। और एक ये मौजूदा जो सरकार है उसको एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा नुकसान है। जी अभिषेक, क्योंकि नगर पालिका जो चुनाव हुए हैं उसमें सांपला में जो उम्मीदवार जीती हैं पूजा, वो कहीं ना कहीं सांपला भी गढ़ रहा है, सांपला से ही आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ऐसे में जो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बताई जा रही हैं, लेकिन निर्दलीय उन्होंने ये चुनाव लड़ा था, तो क्या वहां पर कांग्रेस का समर्थन उन्हें मिला था? क्या इसी वजह से उनकी जीत हुई है? जी देखिए, इसका जरूर ये कहा जा सकता है कि प्रभाव गढ़ी सांपला जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इलाका आता है, और उसमें ज्यादातर जो वोटर हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट करते हैं और उन्हीं से प्रभावित रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इसका उनको जरूर महत्व मिला होगा और इसके चलते उन्होंने विजय प्राप्त की है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अंबाला से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अंकुर कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से अब जो ताजा जानकारी वहां पर वार्ड में क्या कुछ स्थिति अंबाला में? अंकुर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से अगर बात की जाए जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये झलक जो है वो देखने को मिल रही है कि जो किसानों का
जो मामला चल रहा है, किसान आंदोलन जो चल रहा है, उसको समर्थन शहरी लोगों का भी मिल रहा है और यही वजह है कि ये परिणाम इस तरीके के सामने आए। अंकुर, हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अम्बाला से। अंकुर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अंकुर, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, ताजा जानकारी वार्ड में किस तरीके की, क्या कुछ स्थिति कौन से दल की? जी बिल्कुल, अगर अम्बाला की बात की जाए तो इस समय हरियाणा में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है अम्बाला में, क्योंकि अम्बाला निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। अम्बाला में मेयर पद की सीट पर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़कर हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल की है। शक्ति रानी शर्मा जीत के बाद अम्बाला में उनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बहुत बड़ा रोड शो किया है, नाच गाकर ये अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हमारी उनसे और केंद्रीय मंत्री जो विनोद शर्मा उनके पति है, उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है और अम्बाला की जनता की जीत है कि हमने जो वादे किए हैं आईएमपी को लेकर और विकास को लेकर और जो लोगों को रोजगार देना है उसको लेकर जो हमने वादे किए थे और अम्बाला की जनता ने जो हमें जिताया है, हम उस पर अपनी पूरी अपने पर उस बातों पर खरा उतरेंगे और अम्बाला की जनता को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। जब इसी चीज को लेकर जो भाजपा की मेयर प्रत्याशी है वंदना शर्मा, जब हमने उनसे भी बात की तो जब अम्बाला में 13वां राउंड चल रहा था, मैं उठ के उसी समय बाहर आ गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी वही जीत खत्म कर दी थी कि हम यहाँ पर हार चुके हैं और 13वें राउंड में बाहर आ गई थी। तो उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए यही कहा कि दो ही प्रत्याशी होते हैं, एक की हार होती है और एक की जीत होती है। हमने मेहनत की है, लेकिन हमारे साथ उन्होंने बड़ी बात की कि भीतरघात किया हमला भी हुआ है हमारे अंदर। यानी कि हम ये कह सकते हैं भीतरघात जो उन्होंने शब्द बोला है कि उन्हीं के जो बीजेपी के भाजपा के जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने भी उनके ऊपर उन्होंने संदेह जताया है कि उनको हमें हराने में उनका भी बड़ा हाथ हो सकता है। बड़ा बयान दिया इस समय यहाँ पर जो भाजपा की मेयर प्रत्याशी वंदना शर्मा ने। अंकुर, लेकिन फिलहाल जो पार्षदों की क्या कुछ स्थिति है, पार्षदों में कौन सी पार्टी का दबदबा ज्यादा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अभी तक हम अगर बात करें तो अभी 20 जो यहाँ पर अम्बाला में वार्ड थे, 20 जो अभी बात हुई है कि इसमें से 8 भाजपा के हैं और जो 7 प्रत्याशी है वो जनचेतना पार्टी जो शक्ति रानी शर्मा यहाँ अम्बाला से मेयर बनी है उनके बताए जा रहे हैं, 2 कांग्रेस के हैं और जो और बताए जा रहे हैं डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं। तो इन सब सारी चीजों को लेकर चलते हैं। तो इस समय अम्बाला की बात करें तो एमसी चुनावों में तो थोड़ी बहुत बढ़त उनको यहाँ पर मिली है भाजपा को, लेकिन मेयर चुनाव जब सत्ताधारी पार्टी यहाँ पर है तो बहुत बड़ा इनको नुकसान हुआ है, क्योंकि ग्रामीण एरिया से इनको पहले ही चेतावनी दी गई थी कि अम्बाला में जो भी ग्रामीण एरिया यहाँ पे कोई भी बीजेपी का स्टार प्रचारक कोई नेता न है बोलते उनका यहाँ पर बहिष्कार किया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से जो स्थिति देखने को मिली चुनाव प्रचार में भी सीएम का भी विरोध किया गया, डिप्टी सीएम का भी विरोध किया गया और जो भी स्टार प्रचारक गए उनका भी कई जगहों पर उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि जो असर पड़ा है सबसे ज्यादा जो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को जो नुकसान हुआ है वो किसान आंदोलन की वजह से हुआ है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है किसान आंदोलन का इन चुनावों पे भारी प्रभाव रहा और इसका जिसका नुकसान जो है बीजेपी जेजेपी गठबंधन में जो चुनाव लड़ रही थी दोनों पार्टियां इनको हुआ है। और साफ तौर पर ये परिणाम जिस तरह के आ रहे हैं तो ये साफ कह सकते हैं कि इसमें बीजेपी और जेजेपी को भारी नुकसान किसानों के इस आंदोलन की वजह से देखना पड़ रहा है। जी, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस लगातार किसानों का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के पक्ष में भी कहीं ना कहीं लोगों ने मतदान किया हो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वहां पर कांग्रेस भी जीतती हुई ज्यादा सीटों पर दिखाई नहीं दी। जी देखिए, ये हितेंद्र, इसमें ये है कि जो शहरी जो चुनाव होता है वो सरकार के साथ ज्यादा रहता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो सरकार करवाती है और शहर की जो जनता है वो पढ़ी लिखी जनता होती है, उसको ये पता है कि हमारा शहर हमारे को डेवलप करना है, तो वो सरकार के साथ ज्यादा जाना पसंद करता है। लेकिन ये साफ तो ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान हुआ है। कांग्रेस
फिर भी अच्छी पोजीशन पे रही और कई जगह उसने अच्छी फाइट करी। अगर नहीं भी जीत पाए, फाइट अच्छी थी। और जो सोनीपत जो है, पहली बार जो नगर निगम का जहां चुनाव हुआ वहां भारी मतों से कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई है। और दूसरी तरफ ये निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीयों का भी जो निकल के आया रिजल्ट, वो एक बहुत ही चौंकाने वाला है और उनकी अच्छी एक भारी जीत निर्दलीयों को भी यहाँ पर सामने को देखने को मिली है। जी बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकुर, आपका भी बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से लगातार आप पल पल के अपडेट दे रहे हैं। और जो चुनाव के परिणाम जो सामने आए हैं उससे साफ तौर पर एक संदेश जो है वो जरूर जाता है कि शहरी पार्टी जो है, शहर में पार्टी का काफी जनाधार माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार गठबंधन में होने के बावजूद भी लोगों ने आईना दिखाने का काम किया है। जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं ये वोटिंग हुई है और इसी वजह से बीजेपी को यहां पर नुकसान जो है वो झेलना पड़ा। वहीं देश विदेश में कोरोना संक्रमण के नए रूप से हड़कंप मचा हुआ है। हर दिन कोई ना कोई नए मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। भारत में भी ब्रिटेन के लिए भारत ने अपनी सभी फ्लाइटें 7 जनवरी 2021 तक रद्द कर दी हैं। इस बीच नया साल यानी कि 2021 भी करीब है और ऐसे में न्यू ईयर पर होने वाली पार्टी और अन्य समारोह को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है। नए साल के जश्न के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों का पत्र लिखा है। उन्होंने सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि नए साल के जश्न के रूप में होने वाले उन समारोहों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जो कोरोना वायरस के तेज प्रसार में मददगार हो सकते हैं। पत्र में यह भी लिखा गया है कि उन जगहों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए जहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। और पत्र में यह भी लिखा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। इनमें नाइट कर्फ्यू भी शामिल है। और वहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन की पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नए साल में भीड़ बढ़ने और देश में नए स्ट्रेन के केस मिलने के बाद राज्य सरकारें खासतौर पर सतर्कता बरत रही हैं। यहां पर लॉकडाउन के पाबंदियों के तहत मुंबई में लोकल ट्रेन पूरी तरह से ऑपरेट नहीं की जा रही है। स्विमिंग पूल बंद हैं। शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में जुटने वालों की संख्या भी सीमित रखी गई है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से एक नया खतरा कोरोना का अब देखने को मिल रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से भी सभी राज्य सरकारों को लिखा गया है कि सतर्कता बरतें। जिस तरीके से नए साल को लेकर के लोगों में जश्न मनाने के लिए कई कार्यक्रम जो है वो तय किए जाते हैं, उन पर भी निगरानी रखी जाए, इस तरीके के निर्देश केंद्र सरकार ने दिए हैं। और वहीं महाराष्ट्र सरकार भी काफी सतर्क नजर आ रही है। सही कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में काफी गंभीर है और यही वजह है 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर दिया है तो मुंबई के जो भी पॉश इलाके हैं, जो पर्यटन के स्थल है, चाहे होटल हो, अक्सा बीच हो, ऐसे तमाम समुद्री किनारों पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तरीके से कोरोना संक्रमण दूसरी बार महाराष्ट्र में पैर पसार रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करना चाहते हैं और यही वजह है कि नए साल 31 को लेकर वो तमाम गाइडलाइन और तमाम यंत्रणाओं को चुस्त और दुरुस्त कर दिया गया है। जी, किस तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं मुरारी? देखिए, अगर पाबंदी की बात करें तो रात 11 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब है ये पूरी तरह से बंद हो जाएगी और रात 10 बजे से ही धारा 144 लगाई जाएगी। अगर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करें या राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पर जो होटल और ढाबा है इन्हें रात खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वहाँ पर भी गाइडलाइन जारी किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठा न हो। खास करके अगर मुंबई की चौपाटी की बात करें, गिरगांव चौपाटी की, गेटवे ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर बिल्कुल मुरारी, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लगातार जिस तरीके से कोरोना का नया खतरा जो है वो सामने है और नए साल के जश्न भी मनाने के लिए लोगों ने तैयारी की हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से अब ये गाइडलाइन जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों की सरकारें जो है वो सतर्कता बरत रही हैं ताकि कोरोना का जो नया संक्रमण आया है वो ना फैले। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वो आपको सुनवाते हैं। इस समय संत समागम होता है, इसका प्रश्न है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जो भी आगे पर्व त्योहार आ रहे हैं या जो मेले आ रहे हैं, केवल ये 2 मेले नहीं बल्कि अन्य मेले भी, उन सभी में जो लोग वहाँ प्रतिभाग करेंगे उन्हें 5 दिन के भीतर का RT-PCR निगेटिव सर्टिफिकेट लाना आवश्यक होगा। जो लोग माघ मेला में कल्पवास करने के लिए आना चाहते हैं, जो माघ के महीने में 1 महीने तक वहाँ कल्पवास करते हैं, उन्हें 5 दिन के भीतर का RT-PCR निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर के ही वहाँ आना होगा। ऐसे ही जो लोग संत समागम में आएंगे उन्हें भी ये लेकर आना होगा। उसमें भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, सैनिटाइज़र मास्क का पालन करना चाहिए। इन सभी आवश्यक शर्तों के साथ शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसका सभी लोग ध्यान रखेंगे। जो लोग भी ये अपनी योजना बना रहे होंगे कि वो जाकर कल्पवास करेंगे, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो प्रयागराज पहुंचेंगे मेले में तो उनके पास 5 दिन के भीतर का RT-PCR निगेटिव का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आगे की सूचना आपको प्रमुख सचिव सूचना देंगे। और वहीं दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों का आंदोलन आज 35वें दिन में प्रवेश कर चुका है। शीतलहर और घटता तापमान भी उनका हौसला नहीं तोड़ सका है। आज सबकी निगाहें किसान और सरकार के बीच हो रही बैठक पर टिकी हुई हैं। दोनों पक्षों के बीच 7वें दौर की बातचीत जारी है। बैठक की सफलता और असफलता पर ही इस आंदोलन का भविष्य टिका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां उनके समर्थकों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है और अब इस आंदोलन की लहर बिहार में भी पहुंच चुकी है, जहां से किसी तरह के प्रदर्शन की बात अब तक सामने नहीं आ रही थी, वहां पर भी अब प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है बैठक को लेकर के? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से अभी जो बैठक चल रही है, यानी कि सरकार के और किसानों के बीच में जो बातचीत का दौर 7वां दौर जो स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर के बात करें कृषि मंत्री की तो पीयूष कह सकते हैं वो भी शामिल है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और यहाँ तक कि पीयूष गोयल जो है वो भी शामिल है इसके अंदर। मगर देखना है कि आज की बैठक किस नतीजे पर जाती है, क्योंकि किसानों की तरफ से लगभग 40 संगठन जो नेता हैं वो मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही थी किसानों की तरफ से कि सरकार आज शायद कृषि बल को लेकर
कहीं ना कहीं किसानों को खुशखबरी दे सकती है। मगर कहीं अभी भी आशंका वही नजर आ रही है कि जो पीयूष गोयल की तरफ से पहले भी कहा गया था और कृषि मंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि लगातार किसानों का जो बातचीत जरूर की जा रही है, मगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता, नहीं आ रहा है नजर। मगर बात करें अभी की, तो अभी बैठक जरूर चल रही है विज्ञान भवन के बाहर, अंदर और बाहर मीडिया का जमावड़ा जरूर लगा हुआ है, क्योंकि सबकी निगाहें इस मैटर पर लगी हुई है कि किसानों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आए। मगर अभी भी लगभग 35 दिन हो चुके हैं और 35 दिन से लगातार किसान इसी बात पड़े हुए हैं कि कृषि कानूनों को, तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर जो विवाद है उसको कहीं ना कहीं सरकार गारंटी प्रूफ लिखित में दे। तो कहीं ना कहीं अभी भी कोशिश की जा रही है, मगर आज की बैठक वो किस नतीजे पर जाती है ये समय आने पर ही पता लग पाएगा। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके से ये जो बैठक शुरू हुई है, इस बैठक से पहले किसान नेताओं का क्या कुछ रवैया देखने को मिला, क्या कुछ रुख देखने को मिला? क्या वो सरकार की बात मानने को तैयार हैं या फिर अपनी जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से जो किसान नेताओं की बात करें तो जब किसान नेता आए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने उम्मीद जताई थी कि अगर आज की बैठक के अंदर राजनाथ सिंह शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं रंग ला सकती है। मगर जैसे ही मीटिंग के अंदर, बैठक के अंदर नेताओं को आना शुरू हुआ, उसके बाद पता लगा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल दोनों ही शामिल हैं, राजनाथ सिंह नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा जरूर होगी, क्योंकि किसान अभी तक बैठक के दौर चल, मगर 7वां दौर के साथ साथ जो 6 बैठकें जो हुई थी वो विफल रही थी और आज की 7वीं बैठक है, तो 7वीं बैठक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ नतीजा निकलता नजर आना चाहिए था। क्योंकि बात करें जिस तरीके सरकार की, तो सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि आज की 7वीं बैठक जो है वो शायद किसान मान जाएंगे और कहीं ना कहीं जो सरकार समझाना चाहती है उसको समझ में आ जाएगा किसानों को। मगर बात करें जिस तरीके से अभी तक, तो कहीं ना कहीं बैठक जरूर चल रही है, मगर किस नतीजे पर जाएगी ये जरूर स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि जो एक्सपर्टों की बात माने या फिर विशेषज्ञों की बात जाने तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आज की बैठक भी शायद बेनतीजा रहने वाली है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने कहा है कि कहीं ना कहीं ये अवधारणा एक बनी हुई है लोगों में, जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कानूनों को रद्द नहीं करेंगे, हाँ या ना पर बातचीत नहीं हो सकती, संशोधन पर या फिर किसी भी मसले का जो समाधान निकालना होता है वो बीच का एक रास्ता होना चाहिए। और वहीं किसानों की तरफ से ये कहना है कि अगर ये कानून हमारे लिए हैं ही नहीं तो इसमें हमारा नाम क्यों ऐड किया गया है? अगर ये कानून जो है कॉर्पोरेट के लिए है तो कॉर्पोरेट का नाम लेना चाहिए था, इसलिए इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी समाधान निकलता हुआ इस पूरे मामले में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बैठक के अलावा अगर बात की जाए, जहां पर आंदोलन चल रहा है, जहां पर किसान डटे हुए हैं, वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से किसान लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार ने जो अगर कृषि कानून लेके आई है तो इसमें किसानों को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि किसान अगर शामिल हैं इस मुद्दे के अंदर तो किसानों के बारे में जो उनकी परेशानियां हैं या जो उनके मुद्दे हैं वो क्यों नहीं है इसके अंदर। क्योंकि अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट घरानों के लिए ही अगर ये कानून बनाया गया है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी उन्हीं को हो रहा है, ना कि किसानों को। मगर किसान चाहते हैं कि किसान कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और नया कानून बनाया जाए जिसके अंदर कृषि कानून को लेकर यानी किसानों को लेकर ही कहीं ना कहीं समाधान हो और किसानों की जो समस्याएं हैं वो दूर होती नजर आए इस कानून से। मगर अभी तक जो कानून बना हुआ है वो सरकार कहती है कि ये कानून उनके किसानों के हित में है, किसान को इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा क्योंकि वो अपनी मर्जी से ऊंचे दामों पर फसल बेच सकते हैं कहीं ना कहीं। तो मगर दिक्कतें जरूर आएंगी कि अगर ऊंचे दामों पर बिकती है तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट घराना जो कहते हैं जो अनाजों को इकट्ठा करेगा वो पीस कर एज ए जनता तक मुहैया कराएगा। जब वो पीस कर पैकेट में पैकिंग होगा तो कितने का रेट आएगा, तो कहीं ना कहीं जनता को उसके अंदर नुकसान होने वाला है। मगर अभी तक सरकार कहीं ना कहीं किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। मगर अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं बैठक का दौर जरूर जारी है। मगर सिंधु बॉर्डर की बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों को उम्मीद थी कि आज की बैठक से कहीं ना कहीं कुछ नतीजा निकल सकता है। मगर अभी तक शायद किसानों की तरफ से ये स्पष्ट हो चुका है कि राजनाथ सिंह नहीं है तो शायद बैठक का बेनतीजा रहेगी। जी बिल्कुल। लेकिन राजीव, जिस तरीके से जो तमाम आगे की रणनीति जो बनाई गई है किसानों की तरफ से, उसको देकर के क्या कुछ रुख किसानों का है? क्योंकि आज ट्रैक्टर मार्च भी होना था लेकिन अभी तक उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकालना था आज की डेट में, यानी कि 30 दिसंबर की डेट के अंदर उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकालना था। मगर सरकार ने जिस तरीके से 29 की जो बैठक थी वो कहीं ना कहीं 30 तारीख के लिए पोस्टपोन की थी, तो कहीं ना कहीं सरकारों ने किसानों ने भी शायद ट्रैक्टर मार्च अभी तक इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि आज की जो डेट में निकालना था वो नहीं निकाल पाए। और कहीं ना कहीं सरकार की जो आज बैठक होगी यानी कि सरकार के साथ जो बैठक चल रही है उसके अंदर का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो शायद 31 दिसंबर को कहीं ना कहीं ट्रैक्टर मार्च की रैली निकाली जा सकती है। और सरकार किसानों की तरफ से ये भी कहा गया है
कि जनता से अपील की गई है कि 1 जनवरी तो यानी कि साल का पहला दिन आप जनता के किसानों के बीच में आइए और उनके साथ बैठिए और उनके साथ लंगर ग्रहण कीजिए, यहाँ तक कि सरकार के ऊपर एक प्रेशर बन सके। देखना होगा कि ये प्रेशर कितना बन सकता है, क्योंकि आज जो बैठक है वो किस नतीजे पर जाती है ये जरूर स्पष्ट होगा। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का संघर्ष जारी है और आज ये अहम बैठक चल रही है किसान और सरकार के बीच, लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलता है। लेकिन बैठक का नतीजा निकलने से पहले ही जो दिख रहा है जिस तरीके से किसानों का रुख है और सरकार का रुख है, तो ऐसा ही लग रहा है कि बैठक बेनतीजा ही रहने वाली है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।